जय हिंद दोस्तों। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप कराने में क्या क्या आपकी इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरत लगेगी, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जो इसकी रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स। इसमें मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और जो एज है आपको 31 दिसंबर 2023 को 17 साल हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम जो एज लिमिट है इसकी 35 ईयर्स है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के लिए, और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर एज पर आईएनसी रेगुलेशन। इसका मतलब लिखा हुआ है प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता की उम्मीदवार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट ओपन स्कूल और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन स्कूल NIOS से भी पात्र हैं जिसमें केवल विज्ञान विषय और अंग्रेजी है। उसके बाद दिया है पांचवा, कलर ब्लाइंड उम्मीदवार पात्र हैं बशर्ते ऐसे उम्मीदवारों ने कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा पहना हो। इसमें देखिए आपको पांचवा जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको भी एलिजिबिलिटी है, लेकिन जो करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद छठवीं गाइडलाइन दी है आपकी, उम्मीदवारों का चयन मेडिकल फिटनेस के अधीन होगा। किसी भी चयनित उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से फिट घोषित नहीं किया जाता है। और उसके बाद सातवां दिया है मैरिड कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, विवाहित उम्मीदवार भी पात्र हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है पात्र उम्मीदवारों को सीट आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। सेकंड दिया है उम्मीदवारों द्वारा काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाना है। उसके बाद तीसरी गाइडलाइन दी है आपकी, उम्मीदवारों को अपने CNET 2023 पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल पर काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना चाहिए। चौथी गाइडलाइन आपकी आ जाती है उम्मीदवार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से परामर्श पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और परामर्श सुरक्षा शुल्क के रूप में और 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। जो उम्मीदवार दोनों शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए नहीं माना जाएगा। इसमें जो दिया है कि 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है, जो कि काउंसलिंग फी सिक्योरिटी फीस है, और 500 रुपये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन जो दिया है, पांचवा दिया है सभी दौर की काउंसलिंग के पूरा होने के बाद प्रवेशित उम्मीदवार को जिन उम्मीदवारों को कोई सीट आवंटित नहीं की गई है उन्हें काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5,000 रुपये उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र के समय पहले से उपलब्ध कराए गए बैंक खाते के विवरण में वापस कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे छठी लाइन है ये आप अच्छे से देख लीजिए। यदि जो आपने सभी दौर की काउंसलिंग के पूरा होने के बाद प्रवेशित उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों को कोई सीट आवंटित नहीं की गई है उन्हें काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5,000 रुपये उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र के समय पहले से उपलब्ध कराए गए बैंक खाते के विवरण में वापस कर दिए जाएंगे। जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई है कि जो आप 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आप पे करेंगे, वो यदि आपको
काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट के दौरान यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी फीस 5,000 रुपये रिटर्न कर दी जाएगी। आगमा आपका छठवां ऑप्शन है सीट आवंटन के बाद उम्मीदवार को 40,000 रुपये की सीट पुष्टि शुल्क का भुगतान करना होगा। जो छठवां ऑप्शन लिखा है कि आप सीट अलॉटमेंट के बाद आपको 40,000 रुपये भुगतान करने होंगे। उसके बाद सातवां ऑप्शन है 40,000 भुगतान करने केवल सीट आवंटन की पुष्टि करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड चालान विधि के माध्यम से राशि देनी होगी। सातवां स्टेप है आपको, सातवां देख लीजिए क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। सीट आवंटन के बाद उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। इसमें लिखा है सीट आवंटन के बाद उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। 2,000 रुपये का प्रवेश प्रशासनिक शुल्क भी जमा करना होगा। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह मूल प्रमाण पत्र और एक सेट ले जाएं। सत्यापन उद्देश्य के लिए दस्तावेज प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी, सभी प्रवेश अनंतिम और किसी भी जानकारी की गलत पाए जाने पर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट कराती है कि यदि आप सीट अलॉट होने के बाद आपको 2,000 रुपये फीस प्रवेश या प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद यदि आपके मूल प्रमाण पत्र जितने जो भी हों उसको स्व प्रमाणित सत्यापित करना होगा। उसके बाद यदि कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी इंफॉर्मेशन गलत त्रुटि पाई जाती है तो आपको किसी भी समय आपकी काउंसलिंग रद्द की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद आठवां दिया है मोप अप राउंड में सीट आवंटन एवं स्वीकृत पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो आवंटित सीट एवं सुरक्षा शुल्क 5,000 रुपये, सीट कन्फर्मेशन 40,000 जब्त कर लिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र केवल काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आठवां लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा गाइडलाइन है कि यदि आप एमओपी यूपी के द्वारा आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यदि कराते हैं तो जो 5,000 रुपये फीस है और 40,000 फीस है, जो ये आपको 2 फीसें पेड करनी है। यदि आप पेड करने के बाद जो उसकी अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक आप यदि कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपकी ये 5,000 फीस और 40,000 फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद दी है 11वां ऑप्शन दिया है पाठ्यक्रम के अनुनय के लिए उम्मीदवार को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। जिन उम्मीदवार को आवंटन पत्र जारी किया गया है उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज या जिले द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां ऑप्शन में दिया है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। यदि आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपने जिले या सरकारी मेडिकल कॉलेज से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 12वां ऑप्शन दिया हुआ है शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया है कि शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अभ्यर्थी यूपी का होना अनिवार्य होना चाहिए। उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र या उम्मीदवार पर कक्षा 10 उत्तीर्ण किए हैं। अच्छा, जो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास है, यदि आप बिहार के हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। बस आप सबसे बड़ी समस्या है कि आप यहाँ से 12th पास आउट होने चाहिए यूपी से। उसके बाद आज ये 13वां ऑप्शन
13वां ऑप्शन आपका है उम्मीदवारों का चयन सख्ती से योग्यता सूची और मेडिकल कॉलेज की वरीयता के आधार पर होगा। 14 ऑप्शन है आपका दिया हुआ है। 14 ऑप्शन जो है आपका अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक 50% होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एडमिशन है उनकी 12th में 50% मार्क्स अनिवार्य होने चाहिए। 16 ऑप्शन 15 ऑप्शन दिया है कि किसी भी कॉलेज द्वारा सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो यदि जान लीजिए यदि कोई भी स्टूडेंट हो जो जिनको ये लगे रहा है कि हम डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूपी के किसी भी कॉलेज में आपको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ही आप काउंसलिंग कराने के बाद ही आप एडमिशन करा सकते हैं। तो ये आपको जो 15वीं गाइडलाइन लिखी है इसमें लिखा है कि किसी भी कॉलेज द्वारा सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 16 ऑप्शन लिखा हुआ है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि और समय की प्रतीक्षा न करें। अंतिम मिनट की असुविधा से बचने के लिए विकल्पों का प्रयोग करें। 17 ऑप्शन दिया हुआ है कि उम्मीदवार को अपनी पसंद के अनुसार अपनी चॉइस भरनी होगी। उन्हें सलाह दी जाती है कि प्रवेश के लिए सीट आवंटन की संभावना को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विकल्प भरें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है 17 ऑप्शन में दिया है कि उम्मीदवार को अपनी पसंद के अनुसार अपनी चॉइस भरनी होगी। उन्हें सलाह दी जाती है कि प्रवेश के लिए सीट आवंटन संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक विकल्प भरें। यहाँ पे जो 17 में गाइड में लाइन में लिखा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को जो अपने चॉइस जो कॉलेज को उनको चॉइस करना है, जो उनकी पसंदीदा कॉलेज है वो तो आप चूज करें, लेकिन उनका कहना है कि आप मैक्सिमम कॉलेज की चॉइस करें जिससे सीट आवंटित करने में मेरे को संभावना हो। मतलब वो अटल बिहारी वाजपेयी की गाइडलाइन है कि इन्होंने लिखा है कि आप अधिक से अधिक कॉलेज चॉइस करें जिससे मुझे कॉलेज आवंटित करने में संभावना हो। 18वीं गाइडलाइन लिखिए किसी भी कानूनी विवाद की पॉलिसी रिजर्वेशन मतलब आरक्षण नीति। आरक्षण नीति क्या है, आरक्षण के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन दिया है कि आरक्षण नीति के तहत राज्य सरकार के अनुसार और स्वीकृति संख्या के भीतर आरक्षण इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा सीटों की संख्या और इसके ऊपर नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो दिया है आरक्षण नीति में कोई भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है विकलांगता के लिए आरक्षण उम्मीदवारों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि रिजर्वेशन छूट के लिए 5% विकलांगता के लिए क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जाएगा। उसके बाद लोको मोटर की विकलांगता के लिए 40 से 50% तक निचले छोर तक योग्यता के संबंध में अन्य पात्रता मानदंड वही होंगे जो अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। उसके बाद आगे ऑप्शन जो दिया है चौथा ऑप्शन दिया है आपका केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र और सत्यापन के लिए सरकारी पोर्टल का उपलब्ध स्वीकार है। जो यहाँ पे दिया है कि जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होगी वो तहसीलदार द्वारा ही प्रमाणित होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही प्रमाणित मानी जाएगी और वो सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध स्वीकार होनी चाहिए। जो सत्यापित होनी चाहिए वो सरकारी पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा ऑप्शन दिया है यूपी के निर्देशानुसार ईडब्ल्यूएस कोटा 10% स्वीकार हो सकता है। समय समय पर सरकार एक वैध काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। छठवां ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे देखिए छठवां ऑप्शन लिखा है वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इशू ऑन आर आफ्टर 1 अप्रैल 2023 विल बी
एक्सेप्टेबल। ये यहाँ पे लिखा है कि आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट है अब 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। सातवां ऑप्शन लिखा हुआ है, सातवां ऑप्शन लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का शिकार होगा। ये देखिए वही गाइडलाइन लिखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कि 1 अप्रैल 2023 के इधर का होना चाहिए, वो भी स्टेट लेवल यूपी की। आठवां दिया है जिला अधिकारी से जारी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र मान्य होगा। और उसके बाद वही चीज दिया है भूतपूर्व सैनिक गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा मान्य होगा। उसके बाद 10वां ऑप्शन दिया है कि वैध एनसीसी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप डॉक्यूमेंट होंगे, उनको वो कॉलेज चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको एडमिशन के लिए अनुमति देगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें लिखा गया है साफ साफ। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। उसके बाद यह फी डिपॉजिट रिसिप्ट, जो 40,000 रुपये के आप फीस जमा करेंगे उसकी फी रिसिप्ट होनी चाहिए। और आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, इसमें से आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। उसके बाद यह वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन, जो आपने वेरिफिकेशन से जो फार्म कंप्लीट हुए थे वो आपके फार्म होने चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट 12th, और उसके बाद इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज द बोर्ड। उसके बाद नीचे दिया हुआ सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट। सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट आपको चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ जो कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ उसके द्वारा आपको कंप्लीट किया जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 10th की मार्कशीट के बर्थ सर्टिफिकेट एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट अटैच करनी होगी। और दिया 12th माइग्रेशन या टीसी, आपको यदि आपको टीसी नहीं मिली है तो आपको कॉलेज से माइग्रेशन निकलवा लेनी है, या तो आपको टीसी मिल गई तो आप डायरेक्ट टीसी जमा कर सकते हैं। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानी है या कॉलेज के द्वारा ही बनवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।